हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में रेलवे के एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए और मेरे साथ तैयारी करते रहिए। आज हम लोग भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं उसके बारे में विस्तार से पूर्वक देखेंगे। पहले थ्योरी सेक्शन देखेंगे और बाद में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। तो हम लोग देखते हैं कि भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वो दो पार्ट में हुए हैं। एक अरब आक्रमण थे, दूसरा तुर्क के थे। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों पार्ट को कवर करेंगे। पहला जो अरब आक्रमण किए थे वह मोहम्मद बिन कासिम थे। पहला सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हुए। इससे पहले आक्रमण हुए थे लेकिन वे सफल नहीं हुए थे, और पहला सफल आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम हुए। और बाद में तुर्क आक्रमणकारी जो हुए वो आपका मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी हुए। इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो है 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु वह क्या हुआ, पराजित हुआ और मारा गया और सफल नहीं हुआ। दूसरा अभियान भी बुदेल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी क्या हुआ, असफल रहा और इनका अभियान भी यहीं खत्म हो गया। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और ये अरब के थे, जिसने भारत पे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हुए और भारत पे अपना वर्चस्व बढ़ाने में कामयाब हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक जो थे दाहिर को पराजित किया और दाहिर को युद्ध करते हुए मार दिया। और मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान को भी आगे जीत लेता है। और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम पहले सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कहलाए जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए कुछ कार्यों के बारे में, जिसने भारत पे उसने कौन कौन से कर लगाए, क्या क्या काम किए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जो है जजिया कर लगाए थे। तो जजिया कर लगाने वाले पहले जो शासक थे वो कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। कौन है, मोहम्मद बिन कासिम है। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है। तो जो जितने भी गैर मुसलमान होते थे, यानी मुसलमान जाति के अलावे दूसरे धर्म के लोग जो भी होते थे, उनसे एक तरह का कर लिया जाता था कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो उस कर का नाम है जजिया कर। इस जजिया कर में जो है गैर मुसलमानों में भी कुछ को छूट दिया था, जैसे बच्चों से, बूढ़ों से, औरतों से और जो शारीरिक रूप से विकलांग होते थे और ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। यानी कि वो ये जो जजिया कर है इन लोगों पे लागू नहीं होता था। तो फिरोज शाह तुगलक, आपका मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे जो जजिया कर जो है लगाया था उसे ब्राह्मणों पे भी लगा दिया था। जो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पे भी इस कर को लगा दिया। हम लोग जजिया कर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि जजिया कर को कैसे कैसे समाप्त किया और किसने किसने पुनः इसको बंद किया फिर चालू किया। तो अकबर ने क्या किया, 1564 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। तो जजिया कर को जो है अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया। तो सबसे पहले जजिया कर प्रारंभ किया आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उस पर ब्राह्मणों को भी जजिया कर थोप दिया। मतलब जजिया कर ब्राह्मणों को मोहम्मद बिन कासिम ने मुक्त रखा था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया। उसके बाद अकबर ने इसे पुनः समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में, और औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया। इस प्रकार देखते हैं कि जजिया कर का जो अंतिम रूप जो है से मोहम्मद
शाह रंगीला ने क्या किया, समाप्त किया। अरबों की सिंध विजय, अरबों की जो सिंध विजय का प्रमुख कारण था, उसका जो अरब के मुसलमान भारत पे आए, यहाँ पे विजय प्राप्त हुए, उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। आखिर वो कामयाब कैसे हुए? तो उनके प्रमुख जो कारण थे वो कुछ इस प्रकार थे। भारतीय नरेशों की कमजोरी और एकता का अभाव। भारत के जितने उस समय राजा हुए थे वो उनमें एकता नहीं था, वे आपस में मतभेद रखते थे, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम या फिर जो भी अरब मुसलमान हुए, अरब शासक हुए, उसको यहाँ पे आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गए। अगर वे लोग एकजुट आपस में रहते हैं तो हो सकता है कि वे कामयाब नहीं होते। दूसरा कारण है मोहम्मद बिन कासिम का कुशल नेतृत्व। एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसने अपने सेना को नेतृत्व किया और भारत पे आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के कुशल नेतृत्व में जो है इसका इराक के जो गवर्नर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। वह एक युवा और योग्य सेनापति था जिसने सफलतापूर्वक अभियान का नेतृत्व किया। तीसरा मुख्य कारण जो है आपका धार्मिक और विस्तारवादी उद्देश्य है। अरबों का इस्लाम प्रचार करना एक मुख्य उद्देश्य था। मूर्ति पूजा विरोध और जिहाद की भावना ने उन्हें प्रेरित किया। चौथा मुख्य कारण जो है आपका आर्थिक समृद्धि का लालसा। भारत पर विशेष रूप से सिंध अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए जाना जाता था और धन और व्यापारिक मांगों का नियंत्रण की भी इच्छा थी। अरब आक्रमण का एक महत्वपूर्ण कारक जो है तत्कालिक कारण जो है आपका सिंध के देवल बंदरगाह पर कुछ इराकी जहाज़ों का लूटना अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण बना। राजा दाहिर ने इन समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण न होने की बात कही, जिससे अल हजाज को क्रोधित हो गए और सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस प्रकार जो है अल हजाज ने सिंध पे आक्रमण किया। ये सब कुछ प्रमुख कारण है। सामाजिक असंतोष, पांचवा मुख्य कारण है सामाजिक असंतोष। दाहिर के लोकप्रियता जो है आपका पांचवा मुख्य कारण क्या है, सामाजिक असंतोष। आपका दाहिर की लोकप्रियता और प्रजा के कुछ वर्गों द्वारा उसे नापसंद किया जाना। दाहिर को कुछ लोग जो है नापसंद करते थे, उनकी लोकप्रियता कम थी, जिसके विजय का कारण बना। और इस्लाम भी ग्रहण कर लिया। कुछ लोग क्या किए, इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिए। समुद्री ज्ञान, ठीक है। और उसका आपका दूसरा कुछ कारण है आपका पांचवा छठा सातवां ज्ञान कारण है आपका समुद्री ज्ञान। प्राचीन काल से अरबों का भारतीय समुद्र तटों से व्यापार संबंध रहा था। उन्हें भारत के तटवर्ती क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान था और उनकी समुद्री शक्ति जो है काफ़ी मजबूत थी। तो इस प्रकार कुछ कारण रहे, 7 कारण रहे, और भी बहुत सारे कारण रहे होंगे, जिसके कारण अरबों को है सिंध विजय का प्रमुख कारण बना। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस कारण से अरबों ने सिंध पे विजय प्राप्त किए। कहीं न कहीं हमारे देश के उस समय राजा जो भी हुए उनमें कुछ न कुछ एकता की कमी रही है, और अरब के जो शासक हुए वे लोग अपने वर्चस्व को भी बढ़ाना चाहते थे। उनमें भी जिज्ञासा थे कि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, और उनकी कुशल नेतृत्व ये सब कारण रहा, जिसके कारण अरब जो है सिंध पे विजय प्राप्त करने में कामयाब रहे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अरब आक्रमण के बाद भारत पे तुर्क आक्रमण हुए। तुर्क जो थे चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाले असभ्य और बर्बर जनजाति थे। 962 ईस्वी में अल्पकीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य और आमनी साम्राज्य की स्थापना किया था।
जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। इसी कारण से इसे गजनी साम्राज्य या आमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। तो चलिए हम लोग थोड़ा गजनी साम्राज्य या फिर आमनी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अल्पगीन जो है 962 ईस्वी से 977 ईस्वी तक शासक रहे हैं। इसकी राजधानी जो थी गजनी थी। और अल्पगीन ने 1700 चुने हुए अपने तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था। अल्पगीन ने क्या किया था? 1700 अधिकारी नियुक्त किए थे। उनमें से ही जो थे आपका एक सुबुक्तगीन था। अल्पगीन के बाद सुबुक्तगीन उनके शासक बने। 1700 में सैनिकों में से जो अधिकारी थे, प्रमुख गुलाम बोल सकते हैं या फिर मुख्य अधिकारी बोल सकते हैं, तो उनमें से ही एक थे सुबुक्तगीन। वही अल्पगीन के बाद सुबुक्तगीन आपका गजनी साम्राज्य का शासक बना। और आपका सुबुक्तगीन जो है 977 से 997 ईस्वी तक शासक रहा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी बोला जाए तो कौन थे? सुबुक्तगीन था। इसके जो है उसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र हुए जो उनके वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुए। पहला मोहम्मद कासिम महमूद, जिसे मोहम्मद गजनी के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा इस्माइल। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम मोहम्मद का जो है विजय हुआ और अब्दुल कासिम मोहम्मद गजनवी के नाम से एक शासक बना। यानी अब्दुल कासिम मोहम्मद जो है किस नाम से जाने लगा? मोहम्मद गजनवी के नाम से जाने लगा। आगे हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में देखते हैं। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन करता है। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसने 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पे आक्रमण किया। कुल कितने बार भारत पे आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त कर अपना देश लौट गया। इनका मुख्य उद्देश्य जो था, लूट पाट करके जो भी धन संपत्ति मिल जाए उसे लूट के अपना देश लेके चला जाना है। यहाँ इनका उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे रह के राज्य करना है, शासन करना इनका उद्देश्य नहीं था। ये सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आते थे, आक्रमण करते थे और लूट के चले जाते थे। आगे हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनवी के जो कुल 17 आक्रमण किए हैं भारत पे, उसमें से कुछ प्रमुख आक्रमण के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ पे जो आक्रमण हुए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं 1001 से 2 ईस्वी में उसने हिंदू शाही राज्य पर शासन किया था, आक्रमण किया था, जिसका उस समय राजा तो थे जयपाल थे। और 1005 से 6 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण किया। उस समय अब्दुल फतेह दाऊद राजा थे। 1008-9 में हिंद शाही राज्य पे आक्रमण किए। आनंद पाल थे उस समय राजा। और 10-12-13 ईस्वी के बीच में थानेश्वर में आक्रमण किए। उस समय वहाँ के राजा राम थे। और कन्नौज पे 1018 से 1019 के बीच आक्रमण किए। उस समय राज्यपाल वहाँ के शासक थे। 1020 और 1021 के बीच में कालिंजर पे शासन ने हमला किया और वहाँ के राजा जो थे आपका विद्याधर थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है 1025, जो परीक्षाओं में काफ़ी बार प्रश्न इससे आता है कि सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण हुए थे आपका 1025 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के एरिया में उस समय भीम प्रथम जो थे वहाँ के
शासक थे। तो याद रखिएगा आप लोग, सोमनाथ, विशेषकर सोमनाथ मंदिर वाला जो है 1025 में वहाँ पे हमला हुआ, आक्रमण हुआ, और वहाँ के शासक जो थे भीम प्रथम थे। कम से कम ये याद रखिएगा। और 5वां नंबर पॉइंट कन्नौज वाला, 1800 से 1019 के बीच कन्नौज पे आक्रमण हो गए। मुझे ये 2 इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, बाकी आप लोग सारा याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये आपका सोमनाथ मंदिर का जो है इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत पे तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के बारे में और थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में जो है अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा। मंदिर को लूट के ले जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया और उसे कुछ संपत्ति वापस पुनः उससे लूट लिया। तो उस समय तो वह युद्ध करने के इरादे से नहीं था, वो भागने के फिराक में था, भाग गया। जो भी धन संपत्ति लूटा हुआ था उसे लेके भाग गया। तो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, अपना अंतिम आक्रमण पुनः आपका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। फिर भी अपना सेना को एकत्रित किया, फिर लेके आया और अपना अंतिम आक्रमण, ये उनका अंतिम आक्रमण था जो जाटों के विरुद्ध किया, क्योंकि जाटों ने उन्हें सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाने के क्रम में आक्रमण किया था। तो इसी को बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध पुनः मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और 1037 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद गजनवी के साथ में फिर कुछ इतिहासकार भी यहाँ पे आए थे, इसमें फिरदौसी, अल-बिरूनी तथा उतवी थे। उनकी द्वारा कुछ रचनाएं की गई है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इसे बहुत इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा। तो फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा है, अल-बिरूनी की रचना है किताब उल हिंद, और उतवी की रचना है किताब उल यामिनी। ये जो है तीनों रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। फिरदौसी की रचना क्या है, शाहनामा, किताब उल हिंद के जो है आपका रचनाकार अल-बिरूनी, और किताब उल आमिनी के उतवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में कितनी बार न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद गजनवी के बारे में कुछ और जानते हैं। मोहम्मद गजनवी जो थे आपका बुद्ध किशन तथा मूर्ति भंजक कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बुद्ध किशन और मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे उसने काफ़ी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा और नष्ट किया। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव भारत पे क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग भी देखते हैं। भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की जो है कमजोरी को उजागर कर दिया। पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनवी गवर्नर की नियुक्ति की और मुस्लिम शासक की स्थापना हुआ। भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना यहीं से, उससे पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इसने और अपने गवर्नर को नियुक्त किया और मुस्लिम शासन की स्थापना किया। भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार जो है यहीं से खुल जाता है और भारतीय कला को नष्ट किया गया। भारत का धन गजनी लेके यहाँ से लूट के चले गए। अब हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जो थे मोहम्मद गौरी थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था। उनके साम्राज्य के आधार पर उत्तर पश्चिम जो है आपका कहाँ था, अफगानिस्तान में था। उनके साम्राज्य का आधार कहाँ था, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में था। और 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है गौर का शासक बना। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, उसकी पहली विजय हुआ। 1178 में इसने राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक भीम तूती ने क्या किया, इन्हें पराजित कर दिया। क्या किया, उसे बुरी तरह से पराजित किया तथा
यह तुर्क आक्रमणकारी की पहली पराजय थी। इससे पहले जितने भी उनके आक्रमण हुए सब में विजयी हुए थे। 1191 ईस्वी में, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये परीक्षाओं में न जाने कितने बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के याद रखिएगा। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। पुनः 1192 ईस्वी में अपने सेना को संगठित किया और दूसरा युद्ध जो हुआ 1192 में तराइन में ही हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया। तो 1100 तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है और दूसरे युद्ध में क्या होते हैं कि मोहम्मद गोरी विजय प्राप्त होते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो चलिए मोहम्मद गोरी के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए कुछ विभिन्न अभियान हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें से मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपका तराइन का प्रथम युद्ध 5वां नंबर पॉइंट, 6ठा नंबर पॉइंट और 7वां नंबर पॉइंट। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गोरी की जीत होती है। 1194 में कन्नौज, जिसे चंदावर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इस प्रकार कुछ अभियान जो मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए थे उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। और उसका जो अंतिम अभियान था अब खोखरों के विरुद्ध 1205 ईस्वी में किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि उनका अंतिम अभियान क्या था। कभी कभी प्रश्न आता है इससे कि मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान कौन सा था। तो 1205 ईस्वी में किसके विरुद्ध था, खोखरों के विरुद्ध था। तो चलिए और हम लोग आगे यहाँ से मोहम्मद गोरी के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना जो है अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध में लड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के सेनापति जो थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी थे। तो उनके सेनापति के द्वारा जो क्षेत्र विजय प्राप्त किए थे वो इस प्रकार है। 1196 ईस्वी में उसने अजमेर को जीता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में किसे जीता, अजमेर को जीता। 1197 ईस्वी में बदायूं को जीता और 1202 ईस्वी में बुंदेलखंड को जीत लिया। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करता है, जिसे हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। गुलाम वंश के लिए अलग से वीडियो आएगा, पूरा गुलाम वंश के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। और उनके दूसरे सेनापति जो थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो बख्तियार खिलजी ने 1197 ईस्वी में बिहार को भी जीता और 1205 ईस्वी में बंगाल को जीता। तो 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी जो है नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये न जाने कितने बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले जो थे वो कौन थे, आपका बख्तियार खिलजी ही थे। तो याद रखिएगा 1198 ईस्वी में ही मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। उस समय तक वो राजा नहीं बने थे, वो सेनापति ही थे और उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्तकर्ता का नाम कौन है, बख्तियार खिलजी है। वो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 712 के ईस्वी के समय अरबों के शासन के समय हम लोग देखें वीडियो में जैसे कि वहाँ का शासक कौन था, दाहिर था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय
सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, उसने किस वर्ग को इस कर से जो है पूर्णतः मुक्त रखा था? तो किसे मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण को भी इसमें ऐड कर दिया था। पुनः हम लोग आगे देखते हैं कि अकबर ने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब फिर से जजिया कर को लागू करता है और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर देता है। सोमनाथ, तीसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम आक्रमणकारी कौन था? भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत के प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे इसमें आपका कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे? सी नंबर उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। चंदावर का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है आपका जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, मोहम्मद गोजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत पर आवे जो विद्वान आए थे, अलबरूनी के किस प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ की किताब जो नाम था किताबुल हिंद था। हम लोग को ने वीडियो में देखा कि किताबुल हिंद है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग इसे क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो किसे छोड़ के गया था? यहाँ पे किसे छोड़ के गया था मित्रों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन की दूसरी लड़ाई और पहली लड़ाई दोनों जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की बीच हुआ था। पहला में पृथ्वीराज चौहान का जीतता है, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान का हार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाले कौन थे? मोहम्मद, ऑप्शंस के हिसाब से तो मोहम्मद गजनी भी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता या फिर अगर सुप्तगीन ऑप्शन रहता तो सही उत्तर सुप्तगीन होता। तो यहाँ पे सुप्तगीन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी हो जाते हैं। तो पहला सफल आक्रमणकारी तो मोहम्मद गजनवी था, लेकिन प्रथम आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी अरब आक्रमणकारी तुर्क आक्रमणकारी बोले जाते हैं सुप्तगीन था। तो सुप्तगीन नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से मोहम्मद गजनवी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने बूथ की सीन, जिसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, बूथ की सीन कहा जाता था, मूर्ति भंजक के नाम से कौन जाना जाता था? तो मूर्ति भंजक के नाम से मोहम्मद गजनवी जाना जाता था। कौन जाना जाता था? मोहम्मद गजनवी जाना जाता था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत पर आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें आपका शाहनामा के लेखक फिरदौसी तो थे, किताब-उल हिंद के लेखक अलबरूनी भी थे, तारीख आमिनी के लेखक उतवी भी थे, और आपका तारीख सुयुक्तगीन के लेखक बिहाकी नहीं थे। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी का भारत का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो उनका जो अंतिम आक्रमण थे जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो समाप्त होता है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।